हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईसी इंजन का बेसिक पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइकिल क्या होता है, आइडियल साइकिल क्या होता है, रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होते हैं, एंथैल्पी क्या होती है, और आइडियल साइकिल फॉर आईसी इंजन, यानी कि कौन कौन से साइकिल जो है वो आइडियल साइकिल होते हैं। और आइडियल साइकिल हम पहले से डिस्कस कर लेंगे कि आइडियल साइकिल होता क्या है, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आईसी इंजन। तो आईसी इंजन के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जैसे कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, और आपका क्लियरेंस रेशियो क्या होता है, और कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। इतनी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से और डिटेल में जानेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको बेसिक चीज़ें किसी भी सब्जेक्ट की पता है तो आगे की चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी। तो यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, उनसे रिलेटेड यदि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो जो है कंटिन्यू आते रहेंगे और हम एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मैं आपको वैसे भी बहुत सारे जो है क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर जो है थ्योरी पढ़ाइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको डिटेल में डिस्कस करूं। और आईसी इंजन के बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं, यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइकिल के बारे में। अब हम बात करते हैं साइकिल क्या होता है। अब यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है फ्रेंड्स, हमारा जो साइकिल होती है उसका नाम साइकिल क्यों है? क्योंकि सबसे पहले साइकिल ही बनी थी, क्योंकि वहाँ पे रिपीटेशन होता है। तो कोई सिस्टम में रिपीटेशन होता है ना, और वहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे कोई चीज़ वापस आ जाती है, उसको हम बोलते हैं साइकिल। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ और हमारे इंजन से रिलेटेड बात करूँ तो इंजन के अंदर साइकिल क्या हो जाएगा। इंजन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आप सभी को पता है। हीट एडिशन होता है, कंप्रेशन होता है, वर्क जो है आपका एक्सपांसन होता है जिसमें वर्क प्रोड्यूस होता है। ये सब जो है क्या है आपके, ये मिलके, ये जो प्रोसेस हैं ये मिलके ही क्या बनाते हैं, साइकिल। और साइकिल कब बन जाएगा? जब हमारी जो पोजीशन है वो इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए। यानी कि हमारा जो सिस्टम है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ कि यहाँ से मान लो कोई सिस्टम शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होकर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और वापस यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्या है? इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो साइकिल का बेसिक मीनिंग तो आपको समझ में आ गया कि साइकिल का मतलब क्या होता है। और अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ। व्हेन ए सिस्टम आफ्टर अंडरगोइंग ए नंबर ऑफ प्रोसेस इफ एबल टू अटेन इट्स ओरिजिनल कंडीशन देन इट इज सेड टू हैव कंप्लीट ए साइकिल। तो मैं आपको यहाँ पे जो है डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। व्हेन ए सिस्टम, एक एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में और आराम से समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। When a system after undergoing a number of process if able to attend its original कंडीशन। ओरिजिनल कंडीशन का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल स्टेट। देन इट इज सेड टू बी, देन इट इज said to be a complete cycle, complete cycle। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि हमारा जो है साइकिल कब कंप्लीट होगा, जब वो जो है अलग अलग प्रोसेस करके इनिशियल स्टेट पे पहुँच जाए, उसे हम बोलते हैं साइकिल। अब हम बात करते हैं कि
साइकिल कंप्लीट होना ज़रूरी क्यों है, यानी कि वो इनिशियल स्टेट पे आना ज़रूरी क्यों है, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो यदि मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि कोई प्रोसेस है, जैसे आप कहीं गए, यदि आप घर पे वापस नहीं आओगे तो इसका मतलब आपका साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, और घर पे वापस नहीं आओगे, या फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक दिन पढ़ाई की, तो एक दिन पढ़ाई की तो आपका साइकिल कंप्लीट हो गया? नहीं, आप रोज़ सुबह उठोगे, पढ़ाई करोगे, फिर आप सो जाओगे, फिर सुबह उठोगे, पढ़ाई करोगे, तो ये आपका क्या है? रिपीटेशन। तो रिपीटेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? वर्क प्रोड्यूस होगा। तो साइकिल को कंप्लीट होना ज़रूरी क्यों है? फॉर, यानी कि इफ़ ए साइकिल इज़ नॉट कंप्लीटेड, इफ़ ए साइकिल इज़ not completed, then continuous work will not obtain। यानी कि यहाँ से आप क्या समझे कि यदि हमारा साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कंटिन्यूस वर्क नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूस वर्क। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पे आपने इंजन में देखा होगा कि हमारा जो इंजन है वो कंटिन्यूस वर्क करता है, तभी तो आप गाड़ी चलाते हैं तो वो कंटिन्यूस चलती रहती है, यानी कि वहाँ पे साइकिल क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब मैं यदि एग्जाम्पल की बात करूँ तो हमारा जो साइकिल होता है वहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? तो जनरली हमारा जो साइकिल होता है उसमें हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन और कंप्रेशन और एक्सपांसन, ये प्रोसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्रेशन। मैं यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं लिख रहा हूँ, बस रैंडमली लिख रहा हूँ। हीट एडिशन होगा, हीट एडिशन, सीक्वेंस में मैं आपको बाद में बताऊंगा। हीट एडिशन होगा तो हीट रिजेक्शन भी होगा कहीं ना कहीं से, हीट रिजेक्शन, और उसके बाद में कंप्रेशन और एक्सपांसन। और एक्सपांसन में क्या होता है? वर्क प्रोड्यूस। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन। तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के क्या हो गए? प्रोसेस। और ये प्रोसेस मिलके क्या बनाएंगे? एक साइकिल कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करेंगे आइडियल साइकिल की। तो ये तो हो गई बेसिक साइकिल की बात। अब हम बात करने वाले हैं आइडियल साइकिल की। अब हम बात करते हैं आइडियल साइकिल की। आइडियल साइकिल क्या होता है? तो हमने बेसिक साइकिल की बात की, वहाँ पे क्या हो रहा था? हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, कंप्रेशन और एक्सपांसन। अब उनमें से यदि हमारा जो कंप्रेशन और एक्सपांसन है वो रिवर्सिबली हो और एडियाबैटिकली हो, इफ़ मैं लिख सकता हूँ डेफिनेशन में, एन आइडियल साइकिल इन विच द एक्सपांशन and compression takes place reversibly and adiabatically। तो यदि हमारा जो साइकिल है उसमें कंप्रेशन और एक्सपांसन कैसा हो? आपका रिवर्सिबल हो और एडियाबैटिकल हो। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा, कोई सिस्टम को हम रिवर्सिबल कब बोलेंगे? जब हमारा जो सिस्टम है उसने कोई प्रोसेस किया और वो जो रिटर्न है उसी पाथ से हो जाए और सराउंडिंग में कोई इफेक्ट ना छोड़े, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल साइकिल। जैसे मान लो ये कोई सिस्टम है, यहाँ से जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक आया, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, और ये जिस पाथ से आया तो वापस जो है रिटर्न इसी पाथ से हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। तो यदि आपको डेफिनेशन पूछे तो रिवर्सिबल साइकिल या रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं क्या डेफिनेशन दूंगा? द प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इन विच सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट ऑन दी सराउंडिंग। यदि कोई सिस्टम जो है सराउंडिंग पे इफेक्ट नहीं छोड़ रहा है, जैसे मान लो कोई सिस्टम है वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी यदि कांस्टेंट रहती है तो वो उसी पाथ पे वापस रिटर्न हो जाता है, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। और यदि मैं बात करूँ एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? एडियाबैटिक आप सभी को पता है, जो हमारा प्रोसेस है
पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, ये जो है इसको फॉलो करता है वो क्या होता है एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में जो है हीट ट्रांसफ़र जो है वो क्या होता है आपका ज़ीरो होता है, ये हो जाएगा आपका एडियाबैटिक। अब यदि हमारा कोई सिस्टम है, यानी कि यदि कोई प्रोसेस है वो रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक भी है, तो यदि ये दोनों साथ में हैं तो उसको हम एक नया नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यदि आपको कोई पूछे कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, तो यदि वो कोई प्रोसेस रिवर्सिबल भी है, रिवर्सिबल है और साथ में एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक, तो ये यदि दोनों साथ में है, रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक है, तो ऐसे को हम क्या बोल रहे हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आइडियल साइकिल क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है, और एक होता है आपका इरिवर्सिबल साइकिल। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि हमने अभी रिवर्सिबल की बात की थी, लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की थी। अब हम बात करेंगे रिवर्सिबल साइकिल की। रिवर्सिबल साइकिल जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है आपका एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल और एक होता है आपका इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल। अब किसी भी साइकिल को हम एक्सटर्नली रिवर्सिबल कब कहेंगे? पहली इसकी कंडीशन है आपके एक्सपांशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। एक्सपांशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। देखिए इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सपांशन और कंप्रेशन की आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। आइसेंट्रोपिक अभी हमने बात की थी। जब भी आपको ये वर्ड दिखे आइसेंट्रोपिक, तो आपको क्या समझना है, रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिकली है, तो दोनों साथ में होते हैं, उसका नया नाम है आइसेंट्रोपिक। तो एक्सपांशन और कंप्रेशन कैसा होना चाहिए, आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। और दूसरा आपको कंडीशन ये है कि आप सभी को पता है जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो क्या होता है, कितनी हम हीट एडिशन कर रहे हैं, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन, ये जो है इक्वल होना चाहिए। हम जनरली क्या मानते हैं कि वर्क डन जो है वो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन का जो डिफरेंस होता है वही होता है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लेकिन हमको रिवर्सिबल साइकिल के लिए, क्योंकि देखिए कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल होता नहीं है, लेकिन हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि रिवर्सिबल साइकिल है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या मानेंगे कि जो हमारा वर्क डन है इज इक्वल टू हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। तो ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए। तो यानी कि दिस इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल। अब हम बात करते हैं इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। अब यहाँ पे कौन सा साइकिल को हम इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे? तो पहली कंडीशन जो है वो यही सेम हो जाएगी, कौन सी, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। तो यानी कि ये सेम लिख सकते हैं, एक्सपांशन एंड कंप्रेशन मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। ये तो सेम कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारी हीट एडिशन हो रही है और हीट रिजेक्शन हो रही है वो कहाँ पे होनी चाहिए, आइसोथर्मली। यानी कि हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन एट आइसोथर्मली यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसोथर्मल का मतलब क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हमारा हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल। अब कोई हमारा साइकिल जो है वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल है और इंटरनली रिवर्सिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटली रिवर्सिबल साइकिल।
यानी कि कोई भी साइकिल यदि कम्प्लीटली रिवर्सिबल है उसका मतलब वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल है और इंटरनली रिवर्सिबल है। और कंडीशन क्या हो जाएगी कि कंप्रेशन और एक्सपांशन आइसेंट्रोपिक होना चाहिए, वर्क डन के लिए हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन की इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और जो हमारी हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें कि ऐसा कौन सा साइकिल है जो कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा कार्नोट साइकिल है वो कम्प्लीटली जो है, यानी कि इसका मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका कार्नोट साइकिल हो जाएगा। कार्नोट साइकिल जो है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल साइकिल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा हीट एडिशन है और हीट रिजेक्शन है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, और हमारा कंप्रेशन और एक्सपांशन जो है वो एडियाबेटिकली होता है, वो भी रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है। अब हम बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस किसे कहेंगे? सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए, जब भी बात आती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा स्लो होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस। कोई जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा स्लो है, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो, इसका मतलब कि वो आप अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसे होगी, वो इक्विलिब्रियम होगी। यानी कि कोई प्रोसेस है वो यदि हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट को ज्वाइन करके बनाया जाए, उसे हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ ए प्रोसेस which is obtained by joining a series of equilibrium state, and it is a infinite slow process। कोई जो हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो कब कहला जाएगा? यदि वो हमारा जो प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। हम कह सकते हैं, ये सिर्फ एक ही क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया तो है। और हम यदि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या रिवर्सिबल होता है? ज़रूरी नहीं है। ये मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल कब होगा। तो एक कंडीशन हो सकती है विदाउट फ्रिक्शन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यानी कि यदि हमारा जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा? अब्सेंट होगा, कह सकते हैं अब्सेंट। यानी कि यदि फ्रिक्शन नहीं है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी रिवर्सिबल होगा। तो यहाँ पे आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है हर पॉइंट पे, और ये इनफाइनाइट स्लो प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करेंगे एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या होती है? वैसे मैं एंथैल्पी आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट को यदि एंथैल्पी के बारे में नहीं पता है तो वहाँ आज आपको पता चल जाएगा। और वीडियो को आपको कंटिन्यू देखते रहना है, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि एंथैल्पी क्या होती है। तो यदि मैं बात करूं एंथैल्पी की, तो टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी, या फिर टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन में टोटल एनर्जी या फिर हम कह सकते हैं हीट present in a system by virtue of its properties। यानी कि किसी भी सिस्टम में कितनी एनर्जी है या कितनी हीट है वो किसकी वजह से होगी? उसमें कुछ प्रॉपर्टी होगी। जैसे मान लो
टेम्परेचर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है, और ये हम थर्मोडायनेमिक्स में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं यदि बात करूँ टेम्परेचर की, तो यदि हमारा सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा है, उसमें हीट ज़्यादा है, तो यानी कि उसके अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ की वजह से, प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत सारी होती हैं, वॉल्यूम होता है आपका, प्रेशर होता है, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी वजह से टोटल एनर्जी उसके अंदर किसी भी सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। उस टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एंथैल्पी को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा H इज इक्वल्स टू U प्लस पी वी। U प्लस पी वी, यहाँ पे U क्या है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और P क्या है? P आपका है प्रेशर, और V क्या है? वॉल्यूम। ये तो हो गई आपके इसकी जो है बेसिक जानकारी। अब यदि आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं, H इज इक्वल्स टू U क्या है? इंटरनल एनर्जी। और U बराबर इंटरनल एनर्जी क्या होती है? mCV डेल्टा टी, mCV डेल्टा टी, या फिर मैं सिंपली T लिख सकता हूँ, प्लस आपका PV। PV बराबर क्या होता है? mRT। यदि मैं बात करूँ आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर आइडियल गैस। तो कंडीशन हम लगा देते हैं। यदि हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि PV बराबर mRT। और यहाँ पे देखिए m हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे mCVT प्लस जो है हमारा R जो होता है, R बराबर क्या होता है? CP माइनस CV। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mCP माइनस CV इंटू T। R बराबर होता है CP माइनस CV, और गामा बराबर होता है CP अपॉन CV। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। M जो है यहाँ पे देखिए, जो CVT और mCVT, तो CV से CV क्या है आपका? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे बचेगा क्या? H बराबर mCPT। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, H बराबर mCPT। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV क्या होती है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, R बराबर CP माइनस CV, और गामा जो होता है आपका एडियाबैटिक इंडेक्स होता है CP अपॉन CV। मैं यहाँ पे आप बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अब हम बात करेंगे आइडियल साइकिल फॉर IC इंजन। अभी हमने साइकिल की बात की, अब इंजन के लिए आइडियल साइकिल कौन सा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने रिवर्सिबल साइकिल की बात की, इरिवर्सिबल साइकिल की। जो रिवर्सिबल नहीं होगा वो इरिवर्सिबल होगा। तो हमने यदि रिवर्सिबल की बात कर ली है तो इरिवर्सिबल आप अपने आप समझ सकते हैं कि जो रिवर्सिबल नहीं होगा वो अपने आप इरिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आइडियल साइकिल फॉर IC इंजन। इंजन के लिए कौन सा साइकिल आइडियल कंडीशन में होगा वो हम बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी हमारे जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके अंदर साइकिल है वो आइडियल होगा। तो पहली कंडीशन है एक्सपांसन एंड कंप्रेशन इज एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली। ये कंडीशन हमने रिवर्सिबल में भी देखी थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सपांशन एंड कंप्रेशन will take place एडियाबैटिकली, या फिर हम कह सकते हैं एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली का मतलब क्या होता है? आइसेंट्रोपिक। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आइसेंट्रोपिकली। ये आपकी हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है वो होती है हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए। देखिए मैं एग्जांपल यदि मैं बात करूं ऑटो साइकिल, तो ऑटो साइकिल में आपने देखा होगा जो हीट एडिशन जो और हीट रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। लेकिन डीजल साइकिल की हम बात करें वहाँ पे हीट एडिशन तो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, लेकिन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई? हीट रिजेक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं
हीट रिजेक्शन must be constant volume, must be at constant volume। यदि ये कंडीशन फिल हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल साइकिल फॉर आईसी इंजन। यहाँ पे इंजन के लिए बात हो रही है, ये ध्यान रखना। और तीसरी कंडीशन क्या है, मतलब इसके साथ में हम लिख सकते हैं कि हीट एडिशन अकॉर्डिंग टू साइकिल, यानी कि जैसा साइकिल है वहाँ पे हीट वैसी होगी। यानी कि डिफरेंट साइकिल के लिए हीट एडिशन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हीट रिजेक्शन हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो साइकिल हैं वो जनरली हम यूज़ करते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और ड्यूल साइकिल। जनरली हम आईसी इंजन में ये तीन यूज़ करते हैं, बाकी साइकिल भी यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली आपने देखा होगा कि जो हमारा पेट्रोल इंजन होता है वहाँ पे ऑटो साइकिल यूज़ होता है और डीजल के लिए डीजल साइकिल यूज़ होता है। तो यदि हम कंडीशन लगा दें कि यदि हमारी जो हीट एडिशन है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने हीट जो रिजेक्शन है वो फिक्स कर दिया है, क्योंकि वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो ही रहा है। तो यदि हमारी हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है तो इसका मतलब वो कौन सा साइकिल हो जाएगा, ऑटो साइकिल। तो यदि आपको कोई पूछे कि ऑटो साइकिल कैसा साइकिल है तो वो एक आइडियल साइकिल है। और यदि हमारा जो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो कौन सा साइकिल हो जाएगा, डीजल साइकिल। और यदि हमारा जो हीट एडिशन है, हीट एडिशन वो जो है कांस्टेंट प्रेशर पे भी हो रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी हो रहा है, यानी कि P बराबर C, V बराबर C का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूल साइकिल या ड्यूल कंबशन साइकिल। तो यानी कि ये जो तीनों साइकिल हैं वो आईसी इंजन के लिए आइडियल साइकिल हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि आइडियल साइकिल क्या होता है और उसकी क्या क्या कंडीशन होती हैं। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन आईसी इंजन। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस रेशियो, कंप्रेशन रेशियो और एक्सपांशन रेशियो। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज़ की। तो यदि मैं आपको सिलेंडर का डायग्राम बनाऊं सबसे पहले, तो ये आपका सिलेंडर हो गया और यहाँ पे मैं रख देता हूँ कंडीशन, ये आपके सिलेंडर का जो टॉप पोजीशन है और ये बॉटम पोजीशन है। तो यदि हमारा जो पिस्टन है यदि यहाँ पे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉटम डेड सेंटर। ये आप सभी को पता है, बॉटम डेड सेंटर। यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर, ये क्या है, सिलेंडर है, ये ध्यान रखना, ये क्या है आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, ऐसे आपका पिस्टन होता है। तो यदि ये पिस्टन जो है यहाँ पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, टॉप वाली पोजीशन पे, यानी हाईएस्ट पोजीशन कह सकते हैं, तो यदि ये हाईएस्ट पोजीशन पे है तो इसे हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। और यदि यहाँ पे हमारा जो पिस्टन है वो होगा तो उसे हम बोलेंगे बॉटम डेड सेंटर। तो कुल मिला के हमारा जो पिस्टन है वो जो है इस कंडीशन से लेके इसी कंडीशन के बीच में जो है मोशन करता है, इससे ऊपर नहीं जाता, यानी कि टॉप डेड सेंटर से ऊपर नहीं जाता। तो यानी कि इस टॉप डेड सेंटर से जो हमारा ऊपर वॉल्यूम रह जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। और मैं इसको VC से रिप्रेजेंट करूँगा। और जितना वॉल्यूम जो है, यानी कि जितना वॉल्यूम ये पिस्टन कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। तो यानी कि ये जो वॉल्यूम पिस्टन के द्वारा कवर किया जा रहा है तो उसे VS से रिप्रेजेंट में, तो इसे हम बोलेंगे स्वेप्ट वॉल्यूम। इसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जितनी लेंथ कवर करता है, ये हमारी जो लेंथ है
ये लेंथ कवर हो रही है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ। स्ट्रोक लेंथ, इसको एल से, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पे ये जो है आपका, ये इसे हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड यानी कि जो सिलेंडर का टॉप पार्ट होता है उसे हम सिलेंडर का हेड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम की। क्लियरेंस वॉल्यूम VC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, द वॉल्यूम अवेलेबल इन द क्लियरेंस स्पेस इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम अवेलेबल अबव द टॉप डेड सेंटर ऑफ पिस्टन इन द सिलेंडर इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा वॉल्यूम बचता है उसे हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। फिर हम बात करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम की। स्वेप्ट वॉल्यूम VS से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन फॉर 1 स्ट्रोक लेंथ, यानी कि हमने जो हमारा पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाएगा तो उसकी लेंथ कवर होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोक लेंथ। तो एक स्ट्रोक लेंथ में जितना वॉल्यूम कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम। लेकिन हम दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि वॉल्यूम कवर्ड बाय द पिस्टन व्हेन पिस्टन इज एट द बॉटम डेड सेंटर टू द टॉप डेड सेंटर, यानी कि जब हमारा पिस्टन जो है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक जाता है उस टाइम जितना वॉल्यूम कवर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। और हमारा जो क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्लियरेंस रेशियो की। तो अब हम बात करते हैं क्लियरेंस रेशियो की। क्लियरेंस रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसको हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। ये बस आपको ध्यान रखना है, दोनों का जो रेशियो होता है। और यहाँ पे देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो हमेशा स्वेप्ट वॉल्यूम से कम होता है, तो c की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ही होती है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो सकता है कि फिर कंप्रेशन रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन रेशियो की। इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, तब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यदि हम बात करते हैं, जैसे मान लो अभी हमने बात की थी ये हमारा सिलेंडर है और यदि हमारा जो पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर पे होगा तो ये जो वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे टोटल वॉल्यूम। तो यदि मैं इसको V1 से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये जो आपका है इसको हम VC से, यानी कि ये क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको मैं V2 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यदि V1/V2 यानी कि जो लार्जर वॉल्यूम टू द लेसर वॉल्यूम इसका रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। और कंप्रेशन रेशियो को जो है वो हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेशन रेशियो क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस वॉल्यूम, तो ये हो गया आपका कंप्रेशन रेशियो। टोटल वॉल्यूम आपका क्या है? यहाँ पे V1 है और क्लियरेंस वॉल्यूम आपका V2 है। तो V1/V2 भी कह सकता हूँ मैं, या फिर हम V1 जो है यानी कि टोटल वॉल्यूम क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम भी है प्लस जो है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, और V2 क्या है? क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यानी कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 1 प्लस जो है आपका VS/VC, ये भी कह सकता हूँ मैं। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो हमारा कंप्रेशन रेशियो R होता है वो होता है 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरेंस रेशियो, कंप्रेशन रेशियो ये समझ में आ गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है एक्सपांशन रेशियो। देखिए कंप्रेशन रेशियो जो है वो सभी साइकिल के लिए, सभी साइकिल यानी कि यहाँ पे मैं बात करूँगा सिर्फ 3 साइकिल की, ऑटो, डीजल, ड्यूल। तीनों साइकिल में जो कंप्रेशन है वो सेम ही होता है, वहाँ पे हीट एडिशन डिफरेंट होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि यदि हमारा हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो ऑटो साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो हमारा डीजल साइकिल, और यदि दोनों में हो रहा है, मिक्स हो रहा है तो ड्यूल साइकिल हो जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो तो सभी साइकिल के लिए सेम होता है, लेकिन एक्सपांशन रेशियो डिफरेंट होता है। तो एक्सपांशन रेशियो क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द लार्जर वॉल्यूम टू द लेसर वॉल्यूम ड्यूरिंग एक्सपांशन।
तो एक्सपांशन के टाइम में लार्जर वॉल्यूम टू द लेसर वॉल्यूम होगा, वो हो जाएगा आपका एक्सपांशन रेशियो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कंप्रेशन रेशियो इन तीनों साइकिल के लिए सेम होता है, लेकिन एक्सपांशन रेशियो तीनों के लिए डिफरेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें काफ़ी डिस्कस कर ली है, और जितने मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट के रूप में बताई थी वो सभी हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी आप क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो में क्या कमी रही है और क्या और आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो मुझे पता चले। तो अपना वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।